इस वीडियो में हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 4 वाले जिनका अभी सेशन 23 से 27 है उनके लिए हम लोग जो है मेजर 6 हिस्ट्री जो है आपका इतिहास उसका VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आंसर के साथ लिए हैं और साथ ही साथ वैसा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका जो है पहले पूछा जा चुका हो या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आपको पूरा देखना है तभी आपको समझ आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ये प्रमुख जो है यहाँ होगा, मिसप्रिंट हुआ है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला का आंसर हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता और सैनिकों के 100 वर्षों के वंचित असंतोष का परिणाम था। यानी 100 वर्षों का संचित असंतोष यानी उसको संतुष्टि नहीं हो रहा था, उसी का परिणाम था। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी बल्कि अंग्रेजों की दमनकारी राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियों के विरुद्ध उपजा एक विशाल जन आक्रोश था जिसने भारतीयों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दी। यानी ये ब्रिटिश के द्वारा जो राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक नीति वगैरह थी उसको कुचलने का काम किया, उसके विरुद्ध जो है खड़ा होकर लड़ा। ठीक है, वही है आपका 1857 का विद्रोह। इसका प्रमुख कारण क्या क्या थे, आखिर जो विद्रोह हुआ तो कारण होगा ना कुछ। तो चलिए एक एक करके देखेंगे, जिसमें पहला हो जाता है आप लोग का कि राजाओं की नाराजगी थी। तो क्या क्या थी, तो राज्य हड़पने की नीति। अंग्रेज गवर्नर डलहौजी ने नियम बनाया कि अगर किसी राजा को अपना बेटा नहीं है, यानी किसी राजा का अगर बेटा नहीं है तो उसके मौत के बाद उस राज्य का जो मतलब वो राज्य है वो सरकार ले लेगी, यानी अंग्रेज ले लेगी। झांसी रानी जो कि रानी लक्ष्मीबाई और संतारा जैसे कई राज्य ऐसे ही हड़प लिए गए थे। यही कारण से कहना था कि अगर किसी का बेटा नहीं है कोई राजा का तो उसका मौत के बाद जो है वो जमीन या फिर वो राज्य जो है वो सरकार की हो जाएगी, अंग्रेज सरकार की। फिर था अवध का विलय। अवध ने नवाब वाहिद अली शाह को हटाकर उनके राज्य को ही यह कहकर मिला लिया कि वे ठीक से शासन नहीं चला रहे हैं। इसे सैनिक और जनता बहुत गुस्से में थी। यानी अवध में जो राजा थे उस समय के कौन थे, तो नवाब वाजिद अली शाह, तो उसे जो है हटा दिया गया और उसका जमीन, उसका राज्य को जो है शासन को अपने कब्जे में कर लिया गया और कहा कि ये जो है अच्छे से शासन नहीं चला पा रहे हैं, ये कह के उसका जो राज्य को ही अपने अंदर समा लिया गया। फिर है पेंशन बंद करना। पेंशन जो है उसे बंद कर दिया गया। कई नेताओं जैसे कि नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी गई जिससे अंग्रेजों के दुश्मन बन गए, जिससे भारतीय जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है अंग्रेजों के लिए दुश्मन बन गए। आगे था कि पैसे से जुड़ी दिक्कतें भी आई। क्या क्या थी, तो ज़्यादा टैक्स लगाने के कारण, यानी टैक्स वगैरह लगा दिया जाता था। किसानों पर जमीन का बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। टिका टैक्स ना देने पर उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। यानी क्या होता था, जो किसान वगैरह थे, मजदूर वगैरह थे, उनके ज़मीनों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था और अगर टैक्स नहीं देता था तो उसकी ज़मीन को जो है कब्जा लिया जाता था। तो ये किया जाता था, मतलब ये सब कारण है विद्रोह का। ठीक है, फिर था व्यापार बंद। अंग्रेजों ने भारत के बने सामानों पर भारी टैक्स लगाया और अपने देश से सस्ते सामान लाकर यहाँ बेचना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, भारत का कारीगर और दस्तकार भूखे मरने लगे। यानी क्या हुआ, जो अपने देश का सामान लाता था, बेचता था, भारत में जो सामान बचता था यानी बनता था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था। तो ये सब किया जाता था जिससे व्यापार बंद हो गया भारत का। फिर गा है हम लोग का कि समाज और धर्म से जुड़ी बातें। धर्म में दखल। अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद की और विधवा पूर्ण विवाह शुरू कर दिया। कई भारतीयों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म को बदल रहे हैं। यानी क्या किया, पहले जो सती प्रथा चलता था, आप लोग सुने होंगे सती प्रथा, तो उसको जो है बंद कर दिया गया। उसके साथ जो है विधवा का पूर्ण विवाह शुरू कर दिया गया, यानी दोबारा शादी हो सकता है। और ये सब देखते हुए भारतीयों को लगा कि अंग्रेज जो है वो जानबूझकर हमारे धर्म को बदल रहे हैं, धर्म के साथ खेल रहे हैं, ऐसा लगा। ठीक है, फिर है ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म प्रचारक लोगों का धर्म बदल रहे थे जिससे लोगों में डर फैल गया था। यानी क्या हो रहा था
ईसाई के धर्म प्रचारक जो थे वो धर्म को बदल रहे थे, लोगों के धर्म को, तो ये भी था। फिर आगे था भेदभाव। अंग्रेज भारतीयों को नीचा समझते थे और उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, तो ये सब था विद्रोह का कारण। फिर आगे है सैनिकों की समस्या। सैनिक की समस्या क्या थी? तो कम वेतन मिलता था, यानी भारतीय सैनिकों या फिर सिपाहियों को अंग्रेजी सैनिकों से बहुत कम सैलरी मिलती थी, यानी वो उनके द्वारा जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको ज़्यादा मिलती थी, भारतीय सिपाहियों को, सैनिकों को बहुत कम वेतन मिलती थी। फिर पोस्टिंग के नियम थे कुछ। नया नियम बना दिया गया कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार दूसरे देशों में भी नौकरी के लिए जाना पड़ सकता है, जिससे वे धर्म के खिलाफ मानते थे। ठीक है, तो ये नियम बनाया गया, यानी कि दूसरे देश में भी जाना पड़ सकता है, और ये भारतीय लोग ये उसे जो है धर्म के खिलाफ मानने लगे थे ये नियम को। फिर है तत्कालिक कारण, यानी ये सब तो कारण था ही, लेकिन जो तत्कालिक कारण था, टेम्पोररी कारण था, जो कि तुरंत विद्रोह करना पड़ा, वो कौन सा कारण था? तो था चर्बी का कारतूस। नई बंदूकें आई जिसमें कारतूस लगाने पड़ते थे। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय तथा सूअर की चर्बी लगी है, जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता है। और ये सब सुनने के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलके जम के विद्रोह किया, और वो लोग जो है ये 1857 का विद्रोह में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े। ठीक है, आगे है विद्रोह की शुरुआत। मंगल पांडे नाम की सिपाही ने इसका विद्रोह किया, यानी सबसे पहले जो है मंगल पांडे, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, उन्होंने जो है सबसे पहले विद्रोह किया और अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। उसने विद्रोह किया, साथ ही साथ अंग्रेज अफसर पर जो है गोली चला दी, जिससे जो है उसे फांसी दे दी गई थी। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर चल पड़े। तो ये हुआ था, ये सब कारण था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, अब देखिए अगर विद्रोह हुआ तो उसका कुछ परिणाम या फिर प्रभाव भी पड़ा होगा, जो हम लोग देखेंगे। तो हालांकि 1857 का विद्रोह जो है वो रुक गया था, दबा दिया गया था, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा कुछ ना कुछ परिणाम निकला। क्या क्या परिणाम निकला देखिए। तो कंपनी शासन का अंत हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, भारत का शासन सीधे ब्रिटेन क्राउन यानी ताज के अधीन आ गया था, यानी जो कंपनी शासन का अधिनियम था वो हटा दिया गया। भारत सरकार अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन खत्म कर दिया गया। अब जो था उसका शासन जो है डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, वायसराय की नियुक्ति की गई। भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी जनरल गवर्नर जो होते थे उसका नाम जो है बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड वर्निंग भारत के पहले वायसराय बने थे। लॉर्ड वर्निंग जो है वो भारत के पहले वायसराय बने थे। फिर क्या हुआ, सैन्य पुनर्गठन, जिसको पील कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सेना का पुनर्गठन किया गया, यानी फिर से गठन किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तोपखाने जैसी महत्वपूर्ण सैन्य टुकड़ियों पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ये सब बदलाव हुआ था विद्रोह के बाद। फिर हुआ शासकों के प्रति नीति में बदलाव। व्यापकता का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और भारतीय शासकों को उनके दस्तक पुत्रों को उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि उसके राज्यों के मामले में वो जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, टांग नहीं अड़ाएगा, ऐसा जो है अंग्रेज शासक ने घोषणा कर दिया। ठीक है, फिर है दोस्तों इसका सामाजिक नीति पर क्या सतर्कता हुई। तो अंग्रेजों ने महसूस किया कि सामाजिक सुधारों में जल्दबाजी करने से धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है, इसलिए उन्होंने सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। यानी उनको महसूस हुआ कि अगर हम कुछ बदलाव करते हैं तो उनका जो है धार्मिक भावना भड़क सकती है। ठीक है, जल्दबाजी करने से, इसीलिए उन्होंने जो है सामाजिक और धार्मिक मामले में टांग अड़ाना यानी हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई, यानी हम जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे ऐसा। तो आप निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह भले ही सैन्य रूप से विफल रहा, लेकिन इसने जो है भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और एकता के बीज बो दिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन के प्रति
प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की। यह विद्रोह आने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बना। यानी कहने का मतलब ये जो है सैन्य रूप से विफल रहा, यानी असफल रहा, लेकिन ये भी जो है भारतीयों के अंदर बहुत ही राष्ट्रीय चेतना और एकता का बीज बो दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका शासन समाप्त हुआ। साथ ही साथ इसमें आने वाले विद्रोह यानी आने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा भी बना सबके लिए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलेंगे दोस्तों। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा कि लॉर्ड लिंटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए, या फिर लॉर्ड लिंटन से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले, इसके सुधारों पूछ ले, इसके सुधारों का वर्णन कीजिए, इसके नीतियों का वर्णन कीजिए, जो भी पूछे आपको आंसर यही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। तो बोला कि लॉर्ड लिंटन ने 1876 से लेकर 1880 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया। यानी जो लॉर्ड लिंटन है वो 1876 से लेकर 80 तक भारत में वायसराय के रूप में काम किया था, यानी जनरल गवर्नर के रूप में, उसी का नाम है वायसराय, बदल के किया गया था, है ना। तो उसके शासनकाल को आमतौर पर भारतीय इतिहास में एक प्रतिक्रियावादी और समाजवादी दौर के रूप में देखा जाता है। उनकी नीतियों ने भारतीय जनता के हितों की उपेक्षा की और ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की सर्वोपरि रखा। लीटन की दमनकारी नीतियों ने अनजाने में ही सही, लेकिन भारतीयों में राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो थे उन्हीं के दौर में, उन्हीं के कार्यकाल में जो है प्रतिक्रियावादी और समाजवादी दोनों रूप से जो है दौर देखा गया। उनकी नीति जो थी वो भारतीय जनता के हित में नहीं थी, उसके विपरीत थी। इन्होंने जो है ब्रिटिश शासक के हितों में ही काम किया, लेकिन इनकी दमनकारी नीति भले ही अनजाने में, लेकिन भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रीय आंदोलन को और भी मजबूत करने का काम किया। देखिए आगे देखेंगे दमनकारी नीतियों और इसका आंतरिक प्रशासन के बारे में। तो लिटन ने कई ऐसे अधिनियम पारित किए जिन्होंने भारतीयों की स्वतंत्रता और अधिकारों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। तो क्या क्या नियम लगाए? पहला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में लगाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या चीज था। तो यह अधिनियम भारतीयों में भारतीय भाषा, यानी यह अधिनियम भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए लगाया गया था। यानी जो हिंदी में या फिर जो भी भारतीय भाषा में अखबार छप रहे थे, समाचार पत्र छप रहे थे, उस पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए यह नियम लगाया गया था, यह अधिनियम लगाया गया था। और इसमें जो है मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम भी कहा जाता है इसको, यानी गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसने जो है सरकार को किसी भी आपत्तिजनक खबर छापने वाली अखबार को बिना मुकदमा चलाए बंद करने का अधिकार दिया। यह कानून केवल भारतीयों प्रेस पर ही लागू होता था, एंग्लो इंडियन प्रेस पर नहीं, जो स्पष्ट नस्ली भेदभाव था। यानी ये जो नियम था, ये सभी नियम सिर्फ भारतीय प्रेस पर ही लागू किया जा रहा था, एंग्लो इंडियन प्रेस पर नहीं लागू किया जा रहा था। इससे पता चल रहा था कि कैसा भेदभाव किया जा रहा है। तो ये था। दूसरा उन्होंने जो किया वो शस्त्र अधिनियम, जो कि 1878 में, इस कानून के तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना या बेचना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था। यानी ये नियम के अनुसार कोई भी भारतीय जो है बिना लाइसेंस का हथियार नहीं रख सकते हैं या फिर ना ही बेच सकते हैं। अगर ये सब करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा अपराध है ये। ठीक है, यूरोप और एंग्लो इंडियन लोगों को इस कानून से छूट दी गई थी। भारतीयों ने इसे अपने आत्मरक्षा की अधिकार पर हमला माना। यानी यही तो भारतीयों के अंदर किया गया था, लेकिन वही यूरोपीय और एंग्लो इंडियन लोगों को इस कानून की छूट दी गई थी। उन्हें कहा गया था आप रख सकते हैं हथियार। ठीक है, तो ये सब देखते हुए जो भारतीय हैं उन्होंने बोला कि ये जो है हमारे आत्मरक्षा के अधिकार पर हमला किया जा रहा है, ऐसा। ठीक है, आगे था सिविल सेवा परीक्षा की आयु में कमी कर दी गई थी। यानी लिंटन ने जानबूझकर भारतीय सिविल सेवा जो ICS परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु जो 21 वर्ष है उसको घटा के 19 वर्ष कर दी थी। किसने? लॉर्ड लिंटन ने। चूंकि परीक्षा केवल लंदन में होती थी, यानी ये जो परीक्षा है सिर्फ लंदन में होती थी पहले, मतलब उस समय की बात हो रहा है। यह कदम शिक्षित भारतीयों के लिए उच्च सरकारी सेवाओं में प्रवेश को लगभग असंभव बनाने के लिए उठाया गया था। यानी यह कदम, यह नियम इसलिए लाया गया था ताकि भारतीय जो है उच्च शिक्षा या फिर सरकारी सेवा में प्रवेश नहीं ले सके।
ठीक है, तो इसलिए ये नियम बनाया था लॉर्ड लिंटन के द्वारा। अकाल और जन उपेक्षा बोलते हैं, यानी कि जनता के आप मतलब उसके विरुद्ध जाना। ठीक है, लिंटन के शासनकाल का सबसे दुखद पहलू जो रहा था वो 1876 से लेकर 1878 का जो है भीषण अकाल था। भीषण अकाल में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब जैसे बड़े इलाके अकाल की चपेट में थे, जिसमें से अनुमानित 50 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हुई थी अकाल के कारण। ठीक है, तो ये सभी जगहों पर बहुत बड़े अकाल पड़ा था और उसमें 50 लाख से भी अधिक लोग मरे थे, ऐसा अनुमानित लगाया जा रहा है। सरकार की उदासीनता यानी लिंटन सरकार ने अकाल राहत कार्यों में बेहद कंजूसी दिखाई और कोई ठोस कदम नहीं उठाए। राहत कार्य अपर्याप्त थे, यानी जो सरकार था यानी लॉर्ड लिंटन वायसराय जो थे, उन्होंने जो है क्या किया, कोई भी मतलब कदम नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया अकाल में। ठीक है, ये बताया जा रहा है। आगे था भव्य दिल्ली दरबार जो कि 1877 का है। जब लोग भूख से मर रहे थे, लिंटन ने महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली में एक आलीशान और खर्चीला दरबार आयोजित किया। इस विरोधाभास ने भारतीय जनता में भारी आक्रोश पैदा किया। बाद में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया, लेकिन यह कार्रवाई बहुत देर से की गई। यानी कहने का मतलब ये है कि जब देश में अकाल पड़ा था उस समय जो लॉर्ड लिंटन है उन्होंने जो है महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद देने की उपाधि देने के लिए दिल्ली में एक बहुत ही आलीशान जो है फंक्शन आयोजित किया, बहुत ही खर्चीला। लेकिन उधर जो है दूसरे और क्या हो रहा था, अकाल से लोग मर रहे थे। तो ये सब देखते हुए भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हुआ। बाद में एक नियुक्ति जरूर मतलब एक आयोग की नियुक्ति की गई अकाल से लड़ने के लिए, लेकिन ये बहुत ही देर के बाद ये कार्रवाई की गई थी। तो ये सभी नीति किए गए थे। फिर है विदेश नीति, आक्रामक और खर्चीली, यानी विदेश नीति अपनाई गई जो आक्रामक और बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जो था दूसरा अंगला अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880। लिंटन ने रूस के प्रभाव को कम करने के लिए अफगानिस्तान के प्रति एक आक्रामक फॉरवर्ड नीति अपनाई, यानी कि अफगानिस्तान के लिए। इस नीति के कारण दूसरा अंगला अफगान युद्ध हुआ जो बहुत खर्चीला साबित हुआ। युद्ध का सारा आर्थिक बोझ जो है भारतीय खजानों पर डाला गया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। यानी ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ बहुत ही खर्चीला था ये युद्ध, और जितना भी खर्च हुआ वो उसका जो आर्थिक बोझ जो है वो भारतीय खजानों पर ही डाल दिया गया था, जिससे जो है भारत का जो है आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। फिर है मुक्त व्यापार नीति, सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क हटाना। लिंटन ने ब्रिटिश कपड़ा उद्योगपतियों को खुश करने के लिए भारत में आयातित सूती वस्त्रों पर 5% आयात छूट हटा दी। यानी जो भारत में कपड़े बन रहे थे, ठीक है, वो सब पर जो है 5% का आयात जो है वो हटा दिया। आयात शुल्क जो है वो हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ब्रिटिश उद्योगपतियों को खुश करने के लिए। तो ये भी एक गलत किया था। फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इससे भारतीय कपड़ों मिलों को भारी नुकसान भी पहुंचा। यानी कपड़ा मिल जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि वे सस्ते ब्रिटिश माल का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो ये सब था। इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष है कि लॉर्ड लिंटन एक समाजवादी शासक था जिसकी नीतियों का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करना था। हालांकि उसकी दमनकारी नीतियों ने अनजाने में भारतीयों को एकजुट होने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इसलिए कहा जाता है कि लिंटन ने अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद की बीज बो दिए। तो ये था लॉर्ड लिंटन के बारे में। वो एक बहुत ही समाजवादी शासक था, उसकी नीति बहुत ही दमनकारी वगैरह थी। तो ये सब थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन की सुधारों एवं शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। अगर समझ लीजिए किसी भी तरह से पूछे, बस आपको ये ध्यान रखना, लॉर्ड लिंटन के बारे में पूछा जाए, उसकी नीति, उसकी सुधार, उसके शासनकाल, जो भी पूछे आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर है दोस्तों कि लॉर्ड रिपन जो कि 1880 से लेकर 1884, यानी लॉर्ड लिंटन के बाद इनका जो है वायसराय के रूप में चुना गया था।
को भारत का सबसे उदारवादी और लोकप्रिय वायसरायों में गिना जाता है। यानी ये जो है वो भारत के सबसे उदारवादी और लोकप्रिय वायसराय है में गिना जाता है इनको। उनके पूर्ववर्ती लॉर्ड लिंटन की नीति दमनकारी थी, जबकि रिपन का जो है दृष्टिकोण लोकतांत्रिक और सुधारवादी था। रिपन का मानना था कि शासन का आधार जनता की सहमति होनी चाहिए। उनके उन्हीं मानवीय दृष्टिकोण के कारण उन्हें सज्जन रिपन और या फिर भारत का उद्धारक कहा जाता है। यानी कि आप देखिए एक और क्वेश्चन इससे बनता है, बोलेगा कि लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक कहा जाता है क्यों, तो ये भी अगर पूछे तो आपको आंसर यही लिखना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लॉर्ड रिपन जो था वो लॉर्ड लिंटन से अच्छा था, क्योंकि उनका जो नीति थी, उनका मानना था कि लोकतांत्रिक और सुधारवादी उनका नीति था, उनका दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि जनता की सहमति होनी चाहिए कोई भी शासन के आधार, कोई भी शासन में। उनका जो यही मानवीय दृष्टिकोण था, ठीक है, इंसानियत वाला दृष्टिकोण, इसीलिए उसे जो है सज्जन रिपन या फिर भारत का उदारक के रूप में कहा जाता है। आगे देखेंगे लॉर्ड रिपन के प्रमुख सुधार के बारे में, यानी उनके द्वारा कौन कौन सा सुधार किया गया। तो लॉर्ड लिंटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था और लॉर्ड रिपन ने जो है उसे हटा दिया, है ना। तो देखिए ये पहला जो काम किया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति कर दी गई 1882 में। कब? 1882 में। तो लिंटन ने भारतीय समाचार पत्रों को स्वतंत्रता छीन ली थी। रिपन ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले इस कानून को रद्द किया। इससे भारतीय प्रेस को भी वही आज़ादी मिली जो अंग्रेजी प्रेस को प्राप्त थी। इससे देश में राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, यानी मतलब अच्छा लगा सबको, जो भारतीय भी खुश हुए। तो ये उन्होंने किया, पहला जो है ये नीति हटा दी। फिर आगे दूसरा जो काम किया था वो क्या किया था? स्थानीय स्वशासन। रिपन का सबसे क्रांतिकारी कदम स्थानीय संस्थाओं का सशक्तिकरण था। उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया, नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों का गठन किया। इन बोर्डों में गैर सरकारी और निर्वाचित सदस्यों का बहुमत दिया गया। उद्देश्य इसका ये था कि भारतीयों को स्वशासन का प्रशिक्षण देना। इसी कारण से भारत को स्थानीय स्वशासन, यानी रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया? नगर पालिका, जिला बोर्ड का गठन करके भारतीयों के अंदर खुद से शासन चलाने का, खुद से कुछ कुछ अधिकार दिया, ठीक है। फिर आगे देखिए, देखेंगे कि प्रथम कारखाना अधिनियम उन्होंने ही लाया था, जो कि 1881 में लाया था। भारत में औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिकों का शोषण हो रहा था। रिपन ने इसे रोकने के लिए पहला कानून बनाया, यानी जो है औद्योगिक क्रांति में जो है मजदूरों का जो शोषण हो रहा था उसे रोकने के लिए रिपन ने पहला कानून बनाया, जिसका नाम दिया गया प्रथम कारखाना अधिनियम 1981। इसमें क्या था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। बच्चों के लिए कार्य के घंटे निश्चित किए गए, यानी अगर मतलब बच्चे वगैरह हैं तो उनको काम करने के लिए एक निश्चित समय, आप अपने अनुसार जितना मन उतना नहीं खड़ा सकते, एक समय निश्चित किया गया। फिर कारखानों में दुर्घटना रोकने के लिए बाड़ लगाना अनिवार्य किया गया, यानी दुर्घटना वगैरह रोकने के लिए भी कदम उठाए गए। तो ये सब नीति अपनाई गई थी, ये अधिनियम लाया गया था। फिर था शिक्षा में सुधार, हंटर आयोग इसका नाम दिया गया है। रिपन ने 1882 के सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। क्या किया? शिक्षा आयोग का नियुक्ति किया गया था, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार स्थानीय भाषाओं में होना चाहिए ताकि सभी लोगों को शिक्षा मिल सके। फिर है निजी प्रयास, उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने की बात की गई। तो ये कहा गया था उनके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे देखेंगे प्रमुख घटनाएं और विवाद, यानी इनके द्वारा, इनके कार्यकाल में जो जो घटना हुआ था या फिर जो जो विवाद हुआ था वो सब देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा था दोस्तों जिसका नाम है एल्बर्ट बिल विवाद, जो कि 1883 में हुआ था। और कई बार इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन या फिर लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इसे जो है अच्छे से क्लियर कर लेना। तो यह रिपन का काल का सबसे बड़ा संघर्ष था। तत्कालीन कानून के अनुसार भारतीय न्यायाधीश किसी यूरोपीय यानी किसी भी अंग्रेज का मुकदमा नहीं सुन सकते थे। रिपन ने इस जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए एल्बर्ट बिल लाया, यानी क्या था? लॉर्ड लिंटन जब था उस समय ये सब रूल था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश जो है
वो अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुन सकता था, उसके लिए मुकदमा नहीं कर सकता था। लेकिन इसी भेदभाव को मिटाने के लिए रिपन ने जो है ये इल्बर्ट बिल लाया था। इसका परिणाम क्या हुआ वो देखिए। तो परिणाम ये हुआ कि भारत के अंग्रेजों ने इसका संगठित विरोध किया। अंततः रिपन की समझौता करना पड़ा। यानी क्या हुआ, जब ये बिल लाया गया, जो अंग्रेज वगैरह थे वो विद्रोह कर दिए पूरा कि नहीं, ये जो रूल है वो नहीं आना चाहिए, ये गलत है। उसके बाद लास्ट में उन्हें जो है समझौता करना पड़ गया था। ये बिल नहीं पास हुआ अच्छे से। सीख क्या मिला, इस विवाद ने भारतीयों को सिखाया कि संगठन में ही शक्ति है। जिसके बाद कांग्रेस की स्थापना का मार्ग शुरू हुआ। यानी कहने का मतलब ये है, इससे भारतीयों को पता चला कि संगठित रहना ही शक्ति है, संगठन एकता में ही शक्ति है। उसके बाद जो है अंग्रेज यानी कांग्रेस की स्थापना के लिए मार्ग खुला। तो ये था, ठीक है। आगे है कि जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। रिपन के काल से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना शुरू हुई है, जिसने भविष्य की योजनाओं के लिए सटीक आंकड़े प्रदान किए हैं। यानी जो है लॉर्ड रिपन, उन्हीं के काल से ये शुरू हुआ था, जो कि जनगणना का, जो कि हर एक 10 साल में अभी भी होते आ रहा है ना। और इससे पता चलता, सही आंकड़े पता चलती है कोई भी योजना वगैरह का। आगे है अकाल संहिता। रिपन ने अकाल से निपटने के लिए एक अकाल संहिता तैयार किया, ताकि भविष्य में जालमाल की हानि कम हो सके और उससे जो है अकाल से लड़ सके। तो ये अब देखेंगे इनका जो है लॉर्ड रिपन का मूल्यांकन। यानी लॉर्ड रिपन जो है, उनकी नीति अंग्रेजों की प्रशासनिक परम्परारी फूट डालो और राज करो की नीति की विपरीत थी। उन्होंने भारतीयों को लोकतंत्र का प्रारंभिक पाठ पढ़ाया। हालांकि इल्बर्ट बिल विवाद में उन्हें झुकना पड़ा, लेकिन इसने भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना भरी। यानी इनके द्वारा जो नीति थी वो अंग्रेजों से अलग थी। अंग्रेजों की जो नीति थी वो था फूट डालो और राज करो। इनकी नीति अलग थी, उल्टा था। इन्होंने जो है भारतीयों के अंदर जो है लोकतंत्र का एक जो है पाठ पढ़ाया, लोकतंत्र का प्रारंभिक पाठ पढ़ाया। ये बिल पास नहीं हुआ, उसके समय उसे जो है झुकना पड़ा, लेकिन भारतीयों में जो है आत्मसम्मान की भावना भरी। तो ये था लॉर्ड रिपन के बारे में। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है कि लॉर्ड रिपन एक दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने तलवार के बजाय प्रेम और सुधार के माध्यम से शासन करने की कोशिश की। उनके जाने के बाद भारतीयों ने उन्हें सज्जन रिपन और फिर भारत का उदारक कहा। उनकी उदार नीतियों ने अनजाने में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव तैयार कर दी थी। इसीलिए जो है इनके अच्छा होने के कारण ही जो है भारतीयों ने इन्हें जो है सज्जन रिपन या फिर भारत का उदारक कहा। तो ये था हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को मिला के एक ही क्वेश्चन बनाया गया है, जिसको नाम देखिए, मौले मिल्टो सुधार अधिनियम 1919 का वर्णन कीजिए। और इसी को जो है एक नाम और बोलते हैं, जो कि बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन एक ही है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूछे या फिर ये पूछे, दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों का नाम एक ही है, एक ही अधिनियम का 2 नाम है, ये समझ लीजिए। आंसर चलिए देखेंगे तो लिखा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिल्टो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मॉले इंग्लैंड में भारतीय सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम को लाने का मुख्य कारण 1892 के अधिनियम से भारतीयों में व्याप्त असंतोष बढ़ता, उग्र राष्ट्रवाद और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद उपजी राजनीति मांगे थी। इनका वास्तविक उद्देश्य था उदारवादियों को संतुष्ट करना और सांप्रदायिक के आधार पर राष्ट्रवाद को कमजोर करना, यानी उन्हें संतोष करना, उससे संतुष्ट करना, ये सब अधिनियम के तहत था। ठीक है, आगे क्या हुआ आगे देखेंगे। अधिनियम के मुख्य विशेषता, इसकी क्या क्या विशेषताएं थे एक एक करके देखेंगे। तो पहला हो गया परिषदों का विस्तार हुआ, यानी केंद्रीय विधान परिषद में आंतरिक सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ के 60 कर दी गई थी। इसी प्रकार बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसे प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई थी। यानी पहले केंद्र पर जो है सेंट्रल पर 16 था टोटल, ठीक है, सदस्य की संख्या उसे बढ़ाकर 60 कर दी गई। और बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसे प्रांतीय परिषद में
उसको बढ़ा के 50 कर दी गई थी। ये पहला किया गया था परिषदों का विस्तार। फिर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। यह इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिंदु था। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इसका अर्थ था कि मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार केवल मुस्लिम होगा और मतदाता भी केवल मुस्लिम ही होंगे। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। यानी एक पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई जिसके अंतर्गत ये आता था कि मुस्लिम सीटों पर सिर्फ उम्मीदवार जो रहेगा मुस्लिम ही होगा और मतदाता जो रहेगा वो भी मुस्लिम ही होगा। ठीक है, आगे तीसरा जो था कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्य प्रणाली परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के आने के बाद इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय को जो है गवर्नर या फिर वायसराय बोल सकते हैं, उसके लिए जो है चुना गया था, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, आगे देखिए चौथा है परिषदों के अधिकारों में वृद्धि। सदन ने के सदस्यों को अब बजट पर बहस करने और उससे संबंधित प्रस्ताव पेश करने का अधिकार मिला। साथ ही सदस्यों को प्रशासन से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। यानी सदन में, पार्लियामेंट में अब बजट पर बहस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रशासन से संबंधित जो है कोई भी सवाल वगैरह पूछने की अनुमति दी गई थी। फिर था गैर सरकारी बहुमत। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दी गई। हालांकि केंद्रीय परिषदों में अभी भी सरकारी बहुमत को ही बनाए रखा गया। तो ये सभी नियम लाए गए। ठीक है, आगे देखेंगे अधिनियम का उद्देश्य इसका क्या था। तो अधिनियम का क्या उद्देश्य था, तो फूट डालो और राज करो। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम एकता को भंग कर दिया गया था। ये था पहला था। उसके बाद था नरमपंथियों को लुभाना। 1907 के सूरत विभाजन के बाद नरमपंथी कांग्रेस को ब्रिटिश शासन के पक्ष में बनाए रखा। तो ये भी हुआ था, इसका उद्देश्य ये हुआ। फिर सीमित रियासत, भारतीयों को शासन का आभास कराना, लेकिन वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास ही सुरक्षित रहना। यानी उसे ऐसा लगना चाहिए भारतीयों को कि उन्हें भी जो है शासन करने का मौका मिला है, लेकिन असली जो शक्ति थी वो अंग्रेजों के पास ही रखा गया था। तो ये नियम में ठीक इसका उद्देश्य था। अब अधिनियम के अंदर कुछ कुछ कमियां रह गई थी। क्या क्या कमी थी वो देखिए। तो सांप्रदायिकता का वैधानिकता, यानी इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया, जो अंततः 1947 में भारत का विभाजन का कारण बना। यानी यही अधिनियम के कारण जो है 1947 में जो है पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ। तो यही सब अधिनियम के कारण हुआ, बीज बोया था। आगे है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। चुनाव की पद्धति अत्यंत जटिल और सीमित थी। आम जनता का मताधिकार प्राप्त नहीं था। यानी आम जनता जो है वो वोट नहीं कर सकती, ऐसा था। फिर क्या हुआ, नाम मात्र का सुधार। लॉर्ड मालो ने स्पष्ट किया था कि सुधारों का उद्देश्य भारतीय में सांसदीय शासन स्थापित करना नहीं है। वायसरायों के पास अभी भी वीटो पावर थी, जिससे वे किसी भी भारतीय प्रस्ताव को रद्द कर सकते थे। तो मतलब सिर्फ नाम का जो है सुधार किया गया था, कुछ काम का नहीं था। तो ये समझिए। अब निष्कर्ष से देखा जाए तो मोलो मिल्टो सुधारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया। हालांकि इस उद्देश्य भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देना था, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत ने अनजाने में सांप्रदायिक विभाजनों को गहरा कर दिया, जिसका भारतीय राजनीति में भविष्य में बहुत ही बुरा परिणाम हुआ। तो ये सब था दोस्तों, ये अधिनियम के बारे में हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर जो 5वां आपका, इसका भी 2 क्वेश्चन बनता है लेकिन आंसर एक है। तो देखिए क्वेश्चन हो गया कि मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ट सुधार अधिनियम 1919 का वर्णन कीजिए, या फिर इसी को बोला जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 का वर्णन कीजिए। यानी 2 अधिनियम का एक ही नाम है, यानी एक अधिनियम का 2 नाम है, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आंसर इसका। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 18 के दौरान भारतीयों ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था।
यानी इस युद्ध में जो है भारतीयों ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था, जिसके बदले में वे स्वशासन का उम्मीद कर रहे थे। यानी अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आप हमें जो है युद्ध में साथ दीजिएगा तो हम आपको जो है स्वशासन देंगे, यानी शासन करने का मौका देंगे। यही उम्मीद से जो है भारतीयों ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया था। इसी बीच 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीयों में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन का स्थापना करना है। इसी घोषणा को कानूनी रूप देने के लिए 1919 का अधिनियम पारित किया गया, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यानी क्या हुआ, जब देखा गया कि भारत मतलब 20 अगस्त 1917 के भारत सचिव जो उस समय थे वो एडविन मोंटेग्यू ने घोषणा कर दिया कि ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज सरकार है, उसका उद्देश्य है कि भारतीयों को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन का स्थापना करना। यही घोषणा के कारण कानूनी रूप से 1919 का अधिनियम पारित किया गया, जिसे ये नाम दिया गया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया था। अधिनियम का मुख्य विशेषता क्या था, तो प्रांतों में द्वैध शासन, यानी इस अधिनियम की सबसे क्रांतिकारी विशेषता यह थी कि इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित विषय, दूसरा था स्थानांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में आते थे पुलिस, न्याय, वित्त और राजस्व। इसका शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से करता था। और फिर था हस्तांतरित विषय, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय शासन। इसका शासन जो है भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। तो ये दो विषयों में बांटा गया था, यानी भारतीय मंत्रियों के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय शासन का जो है हक दिया गया था। फिर है केंद्रीयों में द्विशासनीय विधायक। पहली बार केंद्र में दो शासनों वाली व्यवस्था लाई गई थी, यानी दो विधायकों वाली व्यवस्था लाई गई थी। पहला था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्र विधानसभा। उच्च सदन जो कि इसका कार्यकाल रहता था 5 साल, और केंद्रीय विधानसभा जो कि निम्न सदन के रूप में इनका कार्यकाल रहता था 3 साल। तो ये चुना गया था। फिर हुआ था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी भारत में पहली बार सीमित संख्या में ही सही लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। मताधिकार का आधार संपत्ति, कर, दायगी और शिक्षा को बनाया गया, यानी पहली बार जो है प्रत्यक्ष रूप से वोट हुआ था। फिर चौथा है दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। 1909 में जो पृथक निर्वाचन केवल मुसलमानों को दिया गया था, उसे बढ़ाकर अब सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया था। तो ये विस्तार हुआ था इसका। फिर पांचवा जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। सिविल सेवकों के भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया, जिसका परिणाम स्वरूप 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया था, जिसके तहत जो है कोई भी लोग मतलब सिविल सेवकों की भर्ती ली जाती थी। फिर है शक्ति का विभाजन। केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों को स्पष्ट बंटवारा किया गया, जिसके प्रांतों में अपने क्षेत्र में कुछ स्वायत्तता प्राप्त हुई। यानी कहने का मतलब केंद्र और प्रांत के बीच जो है कुछ कुछ विषय को स्पष्ट रूप से बांट दिया गया था कि ये आप कर सकते हैं, ये शक्ति आपके पास है और ये शक्ति हमारे पास है, ऐसे करके बांट दिया गया था। ठीक है। अधिनियम के कुछ दोष थे। कौन कौन से दोष थे, तो द्वैध शासन की विफलता हुई, यानी आरक्षित विषय जैसे कि वित्त वगैरह मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं था। बिना वित्त के शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे विभागों को चलाना असंभव था। तो ये हुआ था, यानी कि ये जो नियम लाया गया था, शासन लाया गया था, वो पूरी तरह से विफल हो गया था। फिर आगे हुआ था गवर्नर की सीमित शक्ति थी। गवर्नर को अभी भी वीटो और अध्यादेश जारी करने की सीमित शक्ति प्राप्त थी, जिससे निर्वाचित सदस्यों की शक्ति नाम मात्र की रह गई थी। यानी जो वायसराय या फिर गवर्नर जो नियुक्त हुए थे, उनकी शक्ति सिर्फ नाम मात्र की थी, सिर्फ नाम की थी। काम उसको लिए जो है एक लिमिटेड शक्ति दी गई थी। फिर है सांप्रदायिक को बढ़ाना, सांप्रदायिकता को बढ़ाना, यानी पृथक निर्वाचन के विस्तार से राष्ट्रीय एकता को और अधिक खंडित करने का प्रयास किया गया था। तो ये सभी चीजें हुई थी। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा था, तो इस अधिनियम ने भारतीयों को पहली बार संसदीय प्रक्रिया और प्रशासनिक संचालक का व्यवहारिक अनुभव दिया था।
फिर यहीं से भारत में संसदीय लोकतंत्र और संघीय शासन की नींव पड़ी थी। इस अधिनियम की समीक्षा के बाद में साइमन कमीशन का गठन हुआ। तो ये सभी नियम अधिनियम हुए थे। इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो लिखा है कि 1919 का अधिनियम भारतीय जनता की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पूरा करने में तो असफल रहा, किंतु इसने ब्रिटिश शासन के चरित्र को निरंकुश से संवैधानिक दिशा की ओर मोड़ने का काम भी किया। इसने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत की और सिद्ध कर दिया कि अब भारत को अधिक समय तक पराधीन नहीं रखा जा सकता। सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में इसने भारतीयों के हाथ में कुछ शक्तियां तो थी, लेकिन वास्तविक सत्ता की चाबी अभी भी लंदन में ही थी। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये कहने का मतलब है ये अधिनियम के अंदर ये सब चीज हुआ था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछ ले, आपको आंसर ये लिख देना, ध्यान रहे। तो आंसर देखेंगे कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कर्लिमेंट एटली ने घोषणा कर दिया कि 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। यानी उन्होंने जो अंग्रेज प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था कर्लिमेंट एटली, उसने घोषणा कर दिया कि अब 30 जून 1948 तक भारत को उसकी सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग के विपक्ष यानी विरोध और देश की सांप्रदायिक दंगों के कारण लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना पेश की। इस योजना को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। यानी क्या हुआ, उन्होंने घोषणा कर दिया, लेकिन उसके बाद जो मुस्लिम लीग का विरोध हुआ, देश में सांप्रदायिक दंगे वगैरह के कारण लॉर्ड मिंटन थे, उन्होंने 3 जून 1947 में विभाजन का योजना पेश कर दी। यानी उन्होंने प्लान बनाया कि विभाजन ही सही है। इस योजना को कानूनी रूप देने के लिए जो अंग्रेज संसद ने 18 जुलाई 1947 को एक अधिनियम लाया जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। तो ये था अधिनियम के प्रमुख प्रावधान के बारे में देखेंगे। तो इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी जिसका मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला था कि 2 स्वतंत्र डोमिनेशनों का सर्जन था जो कि धारा 1 में था। 15 अगस्त 1947 के नियत तिथि से भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए। डोमिनेशन शब्द का अर्थ था कि वे राजमंडल के सदस्य होंगे लेकिन पूरी तरह से संप्रभुत्व नहीं होंगे। यानी 2 स्वतंत्र देशों का सृजन हुआ इसमें। फिर हुआ क्षेत्रीय विभाजन। पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम की सिलहट जिला शामिल वगैरह थी। यानी पाकिस्तान को जो क्षेत्रीय विभाजन हुआ उसमें शेष समंत क्षेत्र भारत का हिस्सा बना। पंजाब और बंगाल की सीमाओं के निर्धारण के लिए रेड क्लिफ आयोग का भी गठन किया गया था। तो ये हुआ था। फिर आगे ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति जो कि धारा 7 में, देशी रियासतों पर से ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। अब वे किसी भी डोमिनेशन में शामिल होने या फिर स्वतंत्र रहने के लिए कानूनी रूप से मुक्त थी। ब्रिटिश उसका सर्वोच्चता की खत्म कर दी गई थी। फिर आगे था संविधान सभाओं की संपूर्णता। दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और किसी भी ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज कानून को रद्द करने का अधिकार दिया गया था। यानी पाकिस्तान या फिर भारत दोनों को संविधान को बदलने या फिर अंग्रेज शासक का कानून को अधिनियम वगैरह को रद्द वगैरह करने का अधिकार दिया था। फिर है अस्थायी शासन व्यवस्था जो कि 1935 का अधिनियम में था। जब तक नया संविधान तैयार नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलाया जाएगा, लेकिन गवर्नर जनरल को इसमें आवश्यक संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। यानी कहने का मतलब ये था जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत सरकार अधिनियम ही दोनों देशों को चलाना पड़ेगा, लेकिन इसमें गवर्नर जनरल वो इसमें संशोधन कर सकते, ऐसी शक्ति दी गई थी। फिर था राजपथ और उपाधियों का अंत। इंग्लैंड के राजा अब भारत के सम्राट नहीं रहे। ब्रिटिश साम्राज्य के पास अब भारत
के किसी भी कानून को रद्द करने या उसे रोकने का अधिकार नहीं रहा। अब जो है दोनों देश अपने अपने मतलब अपने अपने अनुसार चल रहे थे। आगे है दोस्तों कि भारत सचिव के पद का विलोपन। भारत सचिव का कार्यालय समाप्त कर दिया गया और सारा कार्यभार जो है राष्ट्रमंडल मामलों के विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। यानी भारतीय सचिव का जो कार्यालय था उसे खत्म कर दिया गया और उसी के जगह पर जो है राष्ट्रमंडल मामलों का के विभाग को ये सभी चीज को ट्रांसफर कर दिया गया। फिर आगे सेना का विभाजन हुआ। भारतीय सेना को दो देशों के बीच विभाजित करने की व्यवस्था की गई ताकि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यानी सेना वगैरह को भी और हथियारों वगैरह को भी जो है विभाजन किया गया था। अधिनियम का महत्व क्या था? तो यह अधिनियम सदियों की गुलामी के बाद भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष की जीत का प्रतीक था। इसने बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के सत्ता का जो है ट्रांसफर सुनिश्चित किया। इसने भारत का एक आधुनिक जनराज्य बनाने की आधार प्रदान की। तो ये सब इसका जो है महत्व रहा। अधिनियम की सीमाएं देखा जाए तो इसमें जो है कुछ कुछ लिमिटेशन रहा, यानी कुछ कुछ गलत चीज भी हुआ। क्या हुआ था? सबसे पहले विभाजन का सबसे बड़ा दुख हुआ था। इस अधिनियम के साथ भारत का विभाजन हुआ जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ था। यानी लोग एक दूसरे इधर उधर जा रहे थे, विभाजन वगैरह हुआ, बहुत सारा जो है हिंसा वगैरह हुआ है ना। रियासतों की समस्या हुई। रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प देकर अंग्रेज ने भारत की विखंडन का खतरा पैदा कर दिया था, जिसे बाद में सरदार पटेल ने एकत्रित किया, यानी एकता किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि रियासत की समस्या आई थी, स्वतंत्र रहने के का विकल्प अंग्रेज देकर जो है भारत का विखंडन का खतरा पैदा करके चल गया यहाँ से। उसके बाद जो है इसे फिर से एकत्रित किया था सरदार पटेल ने। अब निष्कर्ष देखते हैं, लिखा है कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेज संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम दस्तावेज था, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अध्याय को बंद कर दिया और दो नए राज्यों या फिर दो नए देशों का उदय मार्ग प्रशस्त किया। भले ही इसने विभाजन का दर्द दिया, लेकिन इसने भारतीयों को अपना भाग्य का निर्माता स्वयं बनने की शक्ति प्रदान की। जैसे कि लॉर्ड सैमुअल ने कहा था कि यह बिना युद्ध के की गई शांति का एक अनूठा उदाहरण था। यानी ये कहा था लॉर्ड सैमुअल ने। ठीक है, तो ये था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखेंगे, जो है कि संविधान सभा का संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। यानी आपका संविधान सभा की संरचना क्या है और कार्य प्रणाली क्या है, तो ये हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो देखिए आंसर है कि भारतीय संविधान सभा के बारे में बात हो रहा है। कई बार देखिए क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा की संरचना और प्रणाली का वर्णन कीजिए, तो भी यही आंसर लिखना है। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में सबसे पहले ऑफिशियल रूप से घोषित, मतलब आधिकारिक रूप से मांग किया गया था। दूसरा विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन जो है 1946 के तहत भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन के लिए प्रस्ताव को स्वीकार किया। यानी दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो है अंग्रेज सरकार ने कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, यानी उसी के तहत जो है भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया और प्रस्ताव को स्वीकार किया कि हाँ ठीक है। इस मिशन की योजना के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और यही प्रस्ताव के कारण नवंबर 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। फिर है संविधान सभा की संरचना देखा जाए कि उसकी संरचना कैसी है। तो ये देखिए संविधान सभा की कुल सदस्य जो है 389 निर्धारित की गई है, जिसकी विवरण इस प्रकार है। यानी कौन से कितने सदस्य हैं वो देखिए नीचे देखेंगे हम लोग। तो 292 जो है हमारा सदस्य जो रहेगा वो ब्रिटिश सरकार के प्रांतों से रहेगा, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। 93 सदस्य जो है देसी रियासतों से और 4 सदस्य जो है मुख्य आयोग के प्रांतों से। तो इस तरीका से आपका सदस्य का विभाजन किया गया। ठीक है, टोटल जो है 389 सदस्य थे।
इसका प्रमुख विशेषताएं देखी जाए तो अप्रत्यक्ष चुनाव यानी प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा किया जाता था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सीट जो है 3 मुख्य समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। फिर क्या हुआ था कि विभाजन के बाद परिवर्तन हुआ, यानी 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के क्षेत्रों को अलग होने के कारण सदस्य घटाकर जो है 299 रह गई थी। यानी जब पाकिस्तान अलग हो गया तो सदस्य भी हट गए। कितना रह गया? 299 रह गया था भारत के पास। संविधान सभा की कार्य प्रणाली अगर देखें तो कैसा था, तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली व्यवस्थित और लोकतांत्रिक थी, जिसने निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। चलिए देखेंगे। तो पहला था प्रथम बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इस सभा के लिए, ठीक है। फिर दूसरा आगे क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसके बाद फिर आगे इसका उद्देश्य किया था प्रस्ताव का। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव था एक, जिसमें संविधान के मूल आदर्श जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सभी चीज़ों को परिभाषित किया गया है। यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना था। यानी यही उद्देश्य प्रस्ताव के कारण ही जो है प्रस्तावना का विकास हुआ था, प्रस्तावना आगे चलकर बना था यही, ठीक है। फिर समितियों का गठन। संविधान बनने के लिए कई समितियां बनाई गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप सीमित थी। इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अन्य प्रमुख समितियों को संघ शक्ति समिति और प्रांतीय संविधान समिति पटेल शामिल थे। यानी कहने का मतलब समिति का गठन किया गया था और इस समिति में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी ये, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य समिति के रूप में जो है वो संघ समिति में नेहरू जी और प्रांतीय संविधान समिति में पटेल जी वगैरह शामिल थे, ठीक है। तो ये हुआ था। आगे था संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, यानी कितने दिन लगे थे, कैसे बना था। तो कुल समय जो लगा था संविधान बनने में वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अधिवेशन इसमें देखा जाए तो कुल 11 अधिवेशन हुए और लगभग 60 देशों के संविधानों का जो है अवलोकन करके ये बनाया गया था। फिर अंतिम चरण जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को एकीकृत किया गया। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यानी लास्ट में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है घोषित कर दिया गया था और ये इस पे जो है इस संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे, अपना राय दिया था। लागू होना जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को नहीं हुआ था, सॉरी, 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। इसको भारत में संविधानिक पूरा तरह से लागू कर दिया गया और भारत को एक लोकतंत्र यानी गणतंत्र राज्य बना दिया। अब देखेंगे संविधान सभा के बहुत सारे और भी काम हैं, क्या क्या है। तो संविधान सभा के अलावा, संविधान बनाने के अलावा सभा ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम भी किए, जो कि है मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारतीय सदस्यों की स्थापना की, सत्यापन किया था। फिर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था, यही संविधान सभा के अंदर ही। फिर है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। आगे था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना भी गया था, यही जो आपका जो है संविधान सभा के अंदर ही। निष्कर्ष देखा जाए तो भारतीय संविधान सभा एक विशिष्ट और ऐतिहासिक संस्था थी। इसके सदस्य ने संकीर्णीय विचारधाराओं से ऊपर उठकर एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जो आज 2026 में भी भारत की एकता और अखंडता का आधार बना हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाला लोग बुरा होंगे तो वह जो है बुरा ही साबित होगा। यह सभा भारतीय लोकतंत्र की जननी भी थी और यही कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और यही आजकल हो भी रहा है। संविधान को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं ना,
तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, इसका 2 क्वेश्चन बनता है, आंसर एक ही, ये ध्यान रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूछे या फिर आपको जो पूछे लॉर्ड कर्नवालिस के बारे में भी पूछे तो आपको आंसर यही लिखना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तभी आपको जो है क्वेश्चन दोनों में से किसी भी तरह से पूछे आप आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, तो बोल रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो है वो 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा की गई थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था कि भारत से अधिकतम और निश्चित भू राजस्व प्राप्त करना। कर्नवालिस ने जॉन सॉर के परामर्श पर इस व्यवस्था को लागू किया, जिसे सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू किया गया, बाद में वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अस्थाई बंदोबस्त जो है वो 1793 में शुरू हुई थी, और उस समय जो है बंगाल के गवर्नर के रूप में जो है लॉर्ड कर्नवालिस थे, उन्होंने ये जो है शुरू किया था। और इसका सबसे पहला उद्देश्य था, सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी और वो जो है भारत से अधिकतम से अधिकतम भू राजस्व यानी टैक्स वगैरह जो है, या फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम जो है प्राप्त कर सके। और उन्होंने जो है यानी कर्नवालिस ने जॉन सॉर के जो है सलाह के बाद ही ये व्यवस्था लागू किया था, और इसे सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू किया गया था, और बाद में इसे वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया गया था, यानी इसे वहाँ भी अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत की गई थी। इसके प्रमुख प्रावधान के बारे में देखेंगे तो जमींदारों को भूस्वामी का दर्जा दिया गया था, यानी इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक माना गया था। अब वे केवल राजस्व संग्रहकर्ता नहीं बल्कि भूमि के स्वामी भी थे। तो इस इस प्रावधान में हुआ था। फिर है राजस्व की निश्चित दर, कंपनी को दिया जाने वाला राजस्व हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था, भविष्य में इनमें कोई वृद्धि नहीं की जानी थी, तो ये कर दिया गया था। फिर है राजस्व का विभाजन, जमींदार द्वारा किसानों से वसूलों के लगान यानी टोटल लगान का जो है 10/11 भाग कंपनी को देना होता था, और जो भी बचा था 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। यानी ये नियम लाया गया था, इसमें विभाजन हुआ था यानी टैक्स का, कि जो भी टैक्स जो है आप किसान से लीजिएगा उसमें जो है 10/11 भाग कंपनी को दीजिएगा और 1/11 भाग जो है जमींदारों के पास रहता था। सूर्यास्त का नियम लाया गया, यानी यदि कोई जमींदार निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक सरकारी खजानों में राजस्व जमा नहीं करता तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। यानी ये नियम लाया गया था कि अगर कोई जमींदार जो है टैक्स वगैरह या फिर राजस्व वगैरह जो है सूर्यास्त होने से पहले अगर सरकारी खजानों में जमा नहीं किया तो उसकी जमींदारी जो है वो छीन ली जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। तो ये रूल लाया गया था। फिर है ब्रिटिश कंपनी को लाभ, इससे क्या हुआ तो निश्चित आय, इस व्यवस्था से कंपनी की आय निश्चित हो गई यानी एक फिक्स हो गया, जिससे उन्हें अपना बजट बनाने और सेना का खर्चा उठाने में आसानी हुई थी। यानी ये हुआ था पहला। फिर है राजभक्त वर्ग का उदय हुआ, जमींदारों के रूप में अंग्रेजों को एक ऐसा वफादार वर्ग मिला जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन के समय ब्रिटिश सत्ता का साथ दिया। यानी यही जमींदारों के साथ मिलकर जो है अंग्रेजों को लगा कि ये हमारे लिए वफादार हो सकता है, और उन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन के समय ब्रिटिश सत्ता का भी साथ दिया जमींदारों ने। आगे प्रशासनिक बोझ में कमी, कंपनी को अब हर खेत का हिसाब रखने और वसूली करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो है ज़मीन वगैरह को जमींदारों को सौंप दिया था, आप जाइए और वहाँ से जो भी टैक्स वगैरह उसे ला के हमें भी दीजिए और उसका एक हिस्सा आप भी रखिए, ऐसा कह दिया था। फिर किसानों और कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, देखिए हर एक चीज़ का प्रभाव तो पड़ेगा, तो किसान पर और कृषि पर इसका प्रभाव क्या पड़ा था, तो किसानों का शोषण होने लगा था। किसान जो पहले भूमि के मालिक थे वे अब केवल जमींदार के बटाईदार या फिर किराएदार बनकर रह गए। जमींदार उनसे मनमाना लगान वसूल करता था, यानी बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह वसूल करता था, तो किसानों का शोषण हुआ। ठीक है, अब उनका ही खेत पर जो है उन्हें मजदूर की जैसा काम करना पड़ता था। फिर अनुपस्थित जमींदार, कई जमींदार शहरों में विलासिता का जीवन जीने लगे और गांवों में अपने
करिंदों के माध्यम से क्रूरतापूर्ण वसूली करवाते थे, यानी अपने आदमियों के माध्यम से किसानों से जो है राजस्व इकट्ठा करवाते थे, टैक्स वगैरह लेते थे और खुद जो है शहरों में रहने लगे और अच्छा जीवन जीने लगे। आगे कृषि विकास में बाधा हुई इससे, चूंकि राजस्व की दर बहुत अधिक थी इसलिए किसानों के पास सिंचाई या फिर बीज सुधार के लिए धन नहीं बचता था, जिससे कृषि का भी पतन हुआ। यानी बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह ले लिया जाता था, पैसा ले लिया जाता था, जिसके कारण उनके पास पैसे नहीं थे अच्छी सिंचाई करने के लिए, बीज का सुधार के लिए, तो जिससे जो है कृषि वगैरह में भी जो है बहुत ज़्यादा गिरावट हुई, उसका पतन हुआ। इसका ऐतिहासिक महत्व और मूल्यांकन देखा जाए तो अस्थायी बंदोबस्त ने बंगाल के सामाजिक और आर्थिक ढांचों को पूरी तरह से बदल दिया। जहां इसने जमींदारों को एक संपन्न वर्ग का जन्म दिया, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दरिद्रता के चक्र में फंसा दिया। लॉर्ड कर्नवालिस का मानना था कि जमींदार भूमि सुधार में निवेश करेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है ये जो अस्थायी बंदोबस्त था उस बंगाल के सामाजिक और आर्थिक ढांचों को पूरी तरह से बदल दिया। जमींदार जो है एक संपन्न वर्ग का, मतलब जमींदारों ने एक संपन्न वर्ग को जन्म दिया, वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा तरह से दरिद्रता के चक्र में फंसा दिया। लॉर्ड कर्नवालिस का ये सोच था कि जमींदार जो है भूमि सुधार में निवेश करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जो है लूटते रहे किसानों को और उसी के मतलब एक भाग अपने रखते थे और बाकी जो है अंग्रेज सरकार को भी देते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। पिछली बार पूछा जा चुका है और आपको ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है, ध्यान रखिएगा। तो है लॉर्ड वेलेजली की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आंसर देखेंगे, लॉर्ड वेलेजली 1798 में भारत का जनरल गवर्नर बनाया गया इसे, यानी लॉर्ड वेलेजली को 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। वह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और कट्टर समाजवादी शासक था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक शक्ति से बदलकर सर्वोच्च शक्ति बनाना था। यानी उसका जो सबसे पहला उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है व्यापारिक शक्ति से बदलकर बहुत बड़ी शक्ति बनाना है, सर्वोच्च शक्ति के रूप में उसको बनाना है। उस समय भारत पर नेपोलियन का आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, जिसका सामना करने के लिए वेलेजली ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। उसने खुद को बंगाल का शेर घोषित कर दिया। यानी क्या हुआ था, उस समय जब इनका शासन काल था उस समय जो है नेपोलियन का आक्रमण का खतरा चल रहा था, नेपोलियन आक्रमण कर सकते ऐसा खतरा चल रहा था, जिससे लड़ने के लिए उन्होंने जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई और खुद को जो है बंगाल का शेर घोषित कर दिया था। किन्होंने? तो लॉर्ड वेलेजली ने। आगे देखेंगे वेलेजली की सबसे बड़ी उपलब्धियां, जिसे हम लोग बोलते हैं सहायक नीति। तो वेलेजली की प्रसिद्ध का प्रमुख आधार उसकी सहायक नीति प्रणाली थी। हालांकि इसका आविष्कार फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, लेकिन वेलेजली ने इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यानी वेलेजली का जो था सहायक संधि प्रणाली उन्होंने शुरू किया, इसका आविष्कार किसी और ने किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, राजनीतिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया, यूज किया। इसका प्रमुख शर्त क्या था कि संधि स्वीकार करने वाला राज्य को अपना यहाँ एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च वह खुद उठाता था। यानी जो भी संधि को स्वीकार करेगा उस राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी और जिसका खर्च जो है वहाँ के राज्य को ही उठाना पड़ेगा। राज्य के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाता था। फिर है कि राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य विदेशी को नौकरी पर नहीं रख सकते थे, ये भी रूल था संधि में। फिर है राज्य अपने विदेशी संबंधों और अन्य राज्यों से विवादों का फैसला अंग्रेज के माध्यम से ही करेंगे। तो ये सब इस संधि में था, सहायक संधि में। इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो देखिए इसका प्रभाव पड़ा दोस्तों कि इस संधि ने भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप से समाप्त कर दिया और अंग्रेजों को बिना किसी खर्च के एक विशाल सेना मिल गई। ठीक है, तो ये हुआ था, यानी क्या हुआ था, भारतीय राज्य की स्वतंत्रता जो है छीन ली गई थी और बिना किसी खर्च के जो है अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना के रूप में मिल गया था, राज्य मिल गया था, सेना मिल गया था। संधि स्वीकार करने वाला राज्य
हैदराबाद था जो कि संधि स्वीकार किया था 1798 में। मैसूर था जो 1799 में ये संधि स्वीकार किया था। फिर तंजौर है जो 1799 में इसका जो है स्वीकार किया था। फिर है अवध जो 1801 में, पेशवा जो कि 1802 में, भोसले और सिंधिया वगैरह ये सभी जो है राज्य जो है स्वीकार किए थे संधि। सैन्य उपलब्धि और सैन्य उपलब्धियां और युद्ध के बारे में देखेंगे तो वेलेजली ने युद्ध को साम्राज्य विस्तार का मुख्य साधन बनाया, जिसमें पहला था चतुर्थ अंगला मैसूर युद्ध जो कि 1799 में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सहायक संधि को ठुकरा दिया था, यानी टीपू सुल्तान जो है सहायक संधि को ठुकरा दिया था, अंग्रेजों की सहायक संधि। वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया और मैसूर के एक बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। शेष भाग पुराने वीडीआर राजस्व को सौंप दिया गया, जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली। यानी क्या हुआ, चतुर्थ अंगला मैसूर युद्ध हुआ। क्यों हुआ था, तो जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने जो है सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया, तो वेलेजली ने मैसूर पर जाके आक्रमण किया और टीपू सुल्तान को मारा भी, ठीक है, युद्ध में मार गिराया और मैसूर को जो है अपने कब्जे में कर लिया। बहुत बड़े हिस्से को मैसूर को अपने कब्जे में कर लिया और जो भी बचा हुआ था वो भी लास्ट में जो है अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, ठीक है। तो ये था। आगे हुआ द्वितीय अंगला मराठा युद्ध जो कि 1803 से लेकर 1805 तक था। तो मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाते हुए वेलेजली ने पेशवा के साथ बेसिन का संधि 1802 की। इसके बाद उसने संधिया और भोसले को पराजित कर दिया। उन्होंने अपमानजनक संधियों करने पर मजबूर किया, जिससे मध्य भारत में अंग्रेजों का दबदबा कायम हो गया। यानी यह भी युद्ध हुआ था जिसमें संधिया और भोसले को पराजित किया गया, उन्हें हराया गया और उनको भी जो है संधि मजबूरन जो है उसे एक्सेप्ट करना पड़ा था, सहायक संधि, ठीक है, जिससे जो है अंग्रेजों की दबदबा जो है पूरा मध्य भारत में बना रहा। आगे प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार भी इसमें हुए थे। तो फोर्ट विलियम जो कि कॉलेज की स्थापना की गई 1800 में। वेलेजली ने महसूस किया कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारत पर शासन करने के लिए भारतीय भाषाएं, रीति रिवाजें और कानून का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उसने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यद्यपि बाद में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन यह नागरिक सेवा सिविल सर्विस के परीक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। यानी क्या हुआ, वेलेजली का मानना था कि अगर भारत में जो है अगर हमें शासन करना है तो उसके लिए भारतीय भाषा, रीति रिवाज, कानून वगैरह का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो है कोलकाता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। बाद में ये कॉलेज बंद हो गया, लेकिन ये जो है नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस का परीक्षण का दिशा में बहुत बड़ा कदम भी बना था, ठीक है। फिर हुआ प्रेस पर नियंत्रण जो कि 1799 में हुआ था। फ्रांसीसी प्रभाव और अंग्रेजी विरोध भावनाओं को रोकने के लिए उन्होंने समाचार पत्रों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। अब समाचार पत्रों को छापने से पहले सरकार से प्री सेंसरशिप करानी अनिवार्य थी, तो ये रूल लगा दिया गया था अखबारों पर, समाचार पत्रों पर। फिर क्या हुआ, क्षेत्रों का विलय और पुनर्गठन। वेलेजली ने केवल युद्ध ही नहीं किए बल्कि प्रशासनिक कुप्रबंधन का आरोप लगाकर कई क्षेत्रों को सीधे अपने में मिला लिया था, खुद के अंदर ले लिया था, ठीक है। जिसमें से कौन कौन से, तो उसने तेजोर जो कि 1799, सूरत को 1800 और कर्नाटक को 1801 के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया और वहां के शासकों को पेशन भोगी बना दिया था। तो ये सब वेलेजली ने किया था। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया जो दक्षिण भारत के ब्रिटिश सत्ता का मुख्य केंद्र बना था। तो ये था। आगे देखेंगे कि वेलेजली की नीति का मूल्यांकन। तो सफलताएं, कुछ दोष तो क्या क्या थी सफलताएं में देखिए, तो उन्होंने भारत की फ्रांसीसी खतरों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उसने कंपनी को भारत की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बना दिया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे जो है सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के रूप में बना दिया। उन्होंने समय में ब्रिटिश शासन का विस्तार इतनी तेजी से हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ था। यानी जो वेलेजली थे उसके समय में जितना तेजी से जो है अंग्रेज शासन का विस्तार हुआ, जितने तेजी से राज्यों को हड़पा गया, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। दोष इसका क्या था, तो उसकी नीतियां अनैतिक और आक्रामक थी।
उसने भारतीय राजाओं के साथ विश्वासघात किया और कंपनी पर भारी कर्ज बढ़ा दिया। इसी कर्ज और आक्रमण नीतियों के कारण अंततः ब्रिटिश सरकार ने उसे 1805 में वापस बुला लिया था। तो ये हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, तो लिखा है कि लॉर्ड वेलेस्ली का 7 वर्षों का शासनकाल ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चरमोत्कर्ष था। उसने अपनी कूटनीति और तलवार के बल पर मुगलों और मराठों के अवशेषों पर ब्रिटिश साम्राज्य की भव्य इमारत खड़ा की। भारत के मानचित्र को ब्रिटिश रंग में रंगने की जो काम लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था, उसे वेलेस्ली ने पूरी तरह से पूरा किया। इसलिए इतिहास में उसे आधुनिक ब्रिटिश भारत का निर्माता भी माना गया है, लॉर्ड वेलेस्ली को। यानी उन्होंने जो है पूरा तेजी से ब्रिटिश शासन का विस्तार किया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बना दिया। तो ये सभी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। तो हमारे द्वारा बस यही 9 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, और यही 9 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम में टोटल 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 प्रश्न बनाने रहते हैं। वो 4 प्रश्न इसी में से आ जाएगा। सिर्फ आपको अच्छे से कर लेना है, आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा बहुत ही जल्द। तो यही छोटी सी एक प्यारी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।